मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखो। मैंने एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए अब तक आपको 4 रिएक्शन के बारे में बताया है जो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हाइड्रेशन विथ रीअरेंजमेंट, हाइड्रेशन विथ रीअरेंजमेंट में 2 रिएक्शन डिस्कस हुई, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन एंड डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन को एल्कोहल का, इथेनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हाइड्रेशन विदाउट रीअरेंजमेंट। हाइड्रेशन विदाउट रीअरेंजमेंट में ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बारे में बताया है, और वहीं पे मैंने एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में भी बताया हुआ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से एल्कोहल बनता है और एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से ईथर बनता है। रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, रिएक्शन एंटी एडिशन का एग्जांपल होती है, और रिएक्शन में हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल फॉलो होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हाइड्रोजन हमेशा आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। हाइड्रोजन कहां से आता है? फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड। और OH कहां से आता है? फ्रॉम वाटर। एक्वस एसिडिक मर्क्यूरिक सॉल्ट यूज करते हैं, वो एक्वस जो है ना उससे OH आता है, ठीक है। और अगर हम वहां पे एक्वस एल्कोहलिक नहीं, एल्कोहलिक एसिडिक मर्क्यूरिक सॉल्ट को यूज करें, एल्कोहलिक एसिडिक मर्क्यूरिक सॉल्ट को यूज करें, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करें, तो वहां पे बन जाता है ईथर। तो उसमें जो OR आ रहा है वो एल्कोहल से आ रहा है, और H कहां से आ रहा है? NaBH4। बस अगर ये याद रखोगे ना, मैकेनिज्म सब साइड पर रख दो, आपको फटाक से प्रोडक्ट क्या बनेगा वो दिख जाएगा। इसी तरीके से फिर मैंने बताया आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की क्या क्या स्पेशलिटी है? एक तो सीन एडिशन है रिएक्शन, रीअरेंजमेंट नहीं होता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, सीन एडिशन होता है, और विदाउट रिएक्शन प्रोसीड करती है। अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को कंसिडर करें तो उसमें हाइड्रोजन जो आता है वो डाइबोरेन से आता है। कहां से आता है? डाइबोरेन से। और जो OH आता है वो OH कहां से आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ठीक है, क्योंकि पहले B2S6 और THF के साथ ट्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड OH देता है। तो ये फैक्ट को आप दिमाग में रखो। बाकी इसी में मैंने बताया था हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के बारे में, उसमें पहले B2S6 और THF के साथ ट्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो एक हाइड्रोजन B2S6 से आता है और एक हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, ठीक है। B2S6 से कौन सा हाइड्रोजन आता है? वो टर्मिनल वाला, ठीक है, टर्मिनल वाला B2S6 से आता है, और अंदर वाला जो हाइड्रोजन है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। नहीं, उल्टा उल्टा, जो अंदर वाला हाइड्रोजन है वो B2S6 से आता है, और टर्मिनल वाला हाइड्रोजन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो वही उसी की जगह पे अगर आप B2D6 यूज कर लो तो फिर ड्यूटेरियम आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि आप कुछ और रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप B2S6 यूज करते हो तो उसका मोनोमर है BH3 में बोरॉन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच, इसलिए वो 3 एल्कीन से रिएक्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई एक ही एल्कीन से रिएक्ट करें तो बोरॉन से 1 हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, और बोरॉन से 1 हाइड्रोजन अटैच हो उसके लिए हम 2 और रिएजेंट को यूज करते हैं। एक होता है 9BBN, ठीक है। 9BBN क्या होता है फुल फॉर्म? 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन,
9 बोरा बाइसाइक्लोनोनिन, ठीक है, उसमें बोरॉन से एक हाइड्रोजन अटैच होता है। और दूसरा होता है डाइसियामाइल बोरॉन हाइड्राइड, SiA ट्वाइस BH, ठीक है, SiA ट्वाइस BH या 9BBN को यूज करते हैं तो ये भी वही काम करेगा जो डाइबोरेन करता है, बट यहाँ पे क्योंकि बोरॉन से एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है इसलिए ये एक ही एल्केन मॉलिक्यूल से अटैच होगा, ठीक है। तो ये सारी बात जो है आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में देखी होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्कोहल के कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एल्कीन से ही रिलेटेड है। जैसे एक रिएक्शन है, लिख लो, पहले वैसे डिस्कस किया हुआ है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड ऑन एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड ऑन एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड ऑन एल्कीन। ठीक है, देखो हमारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन को हम ट्रीट कर रहे हैं हैलोजन के साथ वाटर की प्रेजेंस में, और HOX की प्रेजेंस में, ये HOX हाइपोहेलस एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन से X और एक कार्बन से OH अटैच होगा और ये X और OH अपोजिट साइड से अटैच होगा। ये एडिशन में इस रिएक्शन को आपने देखा होगा। X और OH अपोजिट साइड से अटैच होते हैं। बाकी इसकी पूरी मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर चुका हूं, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता इस रिएक्शन में। मैंने एडिशन में बताया था ना, एक ओपन चेन मैकेनिज्म होती है और दूसरा क्लोज चेन मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे क्लोज चेन मैकेनिज्म होती है। क्लोज चेन मैकेनिज्म जहां भी ऑब्जर्व होते हैं वहां पे हमेशा एंटी एडिशन होता है। अब देखो कुछ और रिएक्शंस भी हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए। लिखो एलाइलिक ऑक्सीडेशन, एलाइलिक ऑक्सीडेशन, एलाइलिक ऑक्सीडेशन का डिटेल लिखो। व्हेन एल्कीन, when alkene containing, when alkene containing at least one hydrogen, when alkene containing at least one hydrogen at allylic carbon, when alkene containing at least one hydrogen at allylic carbon is treated with, when alkene containing at least one hydrogen at allylic carbon is treated with selenium dioxide, selenium dioxide along with dichloromethane, along with dichloromethane, ये solvent है, then allyl alcohol is obtained, then allyl alcohol is obtained. Selenium dioxide along with dichloromethane, then allyl alcohol is obtained. अब देखो ये एल्कीन हमने लिए, इसके एलाइलिक कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन,
अब इसको ट्रीट किया सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, ठीक है, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे ये H हट जाएगा और इसकी जगह पे OH आ जाएगा, ठीक है, H हटेगा और OH आएगा। याद करो मैंने पीछे एक कन्वर्जन में करा रहा था, तो टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना था, तो वहां पे मैंने बोला था एक डायरेक्ट रिएजेंट भी होता है, ये वही रिएजेंट जो टॉलिन को सीधे बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा एक स्टेप में। अदरवाइज मैंने उधर कैसे कराया था, सबसे पहले उसको NBS के साथ ट्रीट किया, तो आप बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया। वैसे NBS भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ब्रोमीन और HNU के साथ ट्रीट करोगे, तो आप बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा। बेंजाइल ब्रोमाइड को फिर आप एक्वस एल्काली से ट्रीट करोगे तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, 2 स्टेप। तो आप सीधे इसके थ्रू बना सकते हो टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है, लिख लो, रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब जरा इसका मतलब समझना बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, टॉलिन है, प्रोपीन, ठीक है, ये 4 कंपाउंड। अब आपसे पूछा जा रहा है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स एलाइलिक ऑक्सीडेशन। तो जहां पे जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल तो यहां बनेगा, मैक्सिमम रेजोनेंस, उसके बाद फिर यहां बनेगा, ठीक है, फिर यहां बनेगा और फिर ये, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखें तो थर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट और उसके बाद फोर्थ। आया समझ में? अगर एल्कीन के एलाइलिक कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। जितनी भी रिएक्शंस आप नोट कर रहे हो ना, जो रिएक्शन एनसीईआरटी पे नहीं होगी उस पे स्टार मार्क कर देना, क्योंकि अभी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी रिवीजन करना है, तो कोई भी वो रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं यूज करनी है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, ठीक है, यही जो रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है बस वही रिवाइज करना है और वही वहां यूज करना है। अब देखो कुछ और रिएक्शंस भी हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए, जैसे हाइड्रेशन होता है,
वैसे ही हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन भी एक रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। अगर देखो ये हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन है, अगर वहां पे दो OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप अगर ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। अगर एक कार्बन पे H और दूसरे कार्बन पे OH ऐड कर रहे हैं तो वो हाइड्रेशन। समझ में? तो लिख लो एडिशन ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एडिशन ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, addition of two hydroxyl group across, addition of two hydroxyl group across the carbon of, across the carbon of double bond, addition of two hydroxyl group across the carbon of double bond is termed as, is termed as, is termed as hydroxylation of alkene, is termed as hydroxylation of alkene, is termed as hydroxylation of alkene। अब हाइड्रोक्सिलेशन को अगर आप देखोगे तो ये जो दो OH ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों OH ग्रुप सेम साइड से ऐड हो सकते हैं और ये अपोजिट साइड से भी ऐड हो सकते हैं, यानी कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। आगे लिखो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड, इट इज फर्दर क्लासिफाइड into following two categories, it is further classified into following two categories, it is further classified into following two categories। number one, syn hydroxylation, ठीक है। अब सिन हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, हमने एल्कीन कंसीडर किया, तो यहां पे जो OH ग्रुप होंगे वो सेम साइड से अटैच है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिन विस डाइऑल, सिन विस डाइऑल। सिन एडिशन, अब देखो सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम दो रिएजेंट को यूज करते हैं, एक तो बेयर्स रिएजेंट को यूज करते हैं, बहुत फेमस नेम बेयर्स रिएजेंट, और दूसरा हम यूज करते हैं इसके लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। लिख लो reagent used for sin hydroxylation, reagent used for sin hydroxylation, reagent used for sin hydroxylation, reagent used for sin hydroxylation are number one, Bayer's reagent, अब देखो क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमोनोफोर। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमोनोफोर। लिखेंगे कैसे, पहले केमोनोफोर, फिर एल्कलाइन है तो OH नेगेटिव,
डाइल्यूट है तो वाटर, और लो टेम्परेचर कोल्ड। ठीक है, उल्टा पढ़ो। कोल्ड, डाइल्यूट, एल्कलाइन केमिकल इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। ये पर्पल कलर्ड होता है, ठीक है, पर्पल और पिंक कलर्ड होता है। कोल्ड कंडीशन में पिंक कलर्ड होगा। और जब रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन के बाद ये डीकलराइज हो जाता है। ये इसका जो पिंक कलर है केमनोफोर का, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये एक एनालिटिकल टेस्ट भी है। किसके लिए? एल्कीन और एल्काइन के। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देगा। ठीक है, अगर कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसा कंपाउंड बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देता है। इसलिए ये एक एनालिटिकल टेस्ट भी है अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो क्या होगा भाई? एल्कीन को कंसीडर किया, बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो सिन बिस डाइऑल का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, सिन बिस डाइऑल क्यों बनता है, उसके पीछे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, हमारे पास है एल्कीन और हमने लिया है बेयर्स रिएजेंट। ये है बेयर्स परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये लोन पेयर यहाँ आया, पाई बॉन्ड पेयर बन करके। ठीक, ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके आया। ये जो पाई बॉन्ड पेयर है, इस पाई बॉन्ड पेयर को यूज करके ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा तो वो नेगेटिव बनेगा, फिर वो अटैक कर जाता है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ये कार्बन यूज करके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ आ जाता है मैग्नीज के ऊपर। अब देखो इससे क्या बन गया, इससे एक साइक्लिक इनऑर्गेनिक एस्टर बन जाता है। साइक्लिक इनऑर्गेनिक एस्टर। ये बन जाएगा साइक्लिक इनऑर्गेनिक एस्टर। ठीक है, अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये H2OH नेगेटिव इसीलिए यूज किया जाता है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो क्या होगा, मैंने पहले बताया हुआ, कोई भी एस्टर हो, जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है?
यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर ऑक्सीजन वाले साइड में H आएगा, कार्बोनिल साइड में OH आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इधर क्या बन रहा है, H2MnO4 बन रहा है, H2MnO4 बन रहा है, बट मीडियम है एल्कलाइन। एल्कलाइन है तो एसिड कहां से बन सकता है, उसका सॉल्ट, उसका आयन बन जाएगा, तो बन जाएगा MnO4 2 नेगेटिव। क्या बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, MnO4 2 नेगेटिव। पहले क्या यूज किया था, MnO4 नेगेटिव, पर मैग्नेट आयन, और वे बाद में क्या बन जाएगा, मैग्नेट आयन बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लिक इनऑर्गेनिक एस्टर था, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में ये दोनों OH जो है सेम साइड में रहे। देखो, बेयर्स रिएजेंट एक इफेक्टिव रिएजेंट है एल्कीन से ये विस डाइऑल को बनाने के लिए, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है बेयर्स रिएजेंट के साथ, क्योंकि परमैग्नेट आयन जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि हमने टेम्परेचर कम रखा हुआ है, इसलिए रिएक्शन एल्कोहलिक स्टेज पे रुक गई जाकर के। अगर आप टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो पर मैग्नेट आयन एल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा रखोगे। तो एक तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर को इसी रेंज में मेंटेन रखना पड़ेगा, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब रिएक्शन के होने के लिए एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर अवेलेबल है, उसी रेंज में प्रोडक्ट मोस्ट इफेक्टिवली फॉर्म होगा। टेम्परेचर में जरा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ, क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाएगी। इसलिए रिएक्शन की हैंडलिंग डिफिकल्ट है, इस रिएक्शन की हैंडलिंग डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छा मेथड जो है नहीं मानते। प्रॉब्लम आ रही है, रुक जाओ, जरा वेट करो।
तो उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बेयर्स रिएजेंट के बारे में आपको बताया कि एक तो रिएक्शन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में प्रोसीड करती है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्शन की हैंडलिंग डिफिकल्ट है, और प्रोडक्ट की यील्ड रिलेटिवली पुअर होती है। दूसरे रिएजेंट के कंपेयर में यहाँ पे प्रोडक्ट की यील्ड क्या होती है, रिलेटिवली पुअर होती है, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो ये है, और यहाँ पे सिन हाइड्रोक्सिलेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे ये साइक्लिक इनऑर्गेनिक एस्टर का फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल, इसके फॉर्मेशन की वजह से सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ये क्लियर है? yes. अब आप नोट करो सेकंड केस इसी में, हाइड्रोक्सिलेशन विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, हाइड्रोक्सिलेशन विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, हाइड्रोक्सिलेशन विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब देखो क्या है यहाँ पे, एल्कीन को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में along with water ट्रीट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाता है सिन बिस डाइऑल। सिन बिस डाइऑल बन जाता है, मतलब दोनों OH ग्रुप सेम साइड से अटैच है। ठीक है, इसीलिए हम रिएक्शन को सिन हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। अब इसमें भी रिएक्शन सिमिलर पैटर्न पे प्रोसीड करती है, बस क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट आप देख रहे हो ना, इंटरमीडिएट बस एक चेंज होगा, यहाँ पे मैग्नीज की जगह पे ऑस्मियम आएगा। मैग्नीज की जगह पे क्या आएगा, ऑस्मियम। देखो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब ये होगा, और ये भी उसी तरीके से अटैच होकर के ऐसा साइक्लिक इनऑर्गेनिक एस्टर बना लेगा, और फिर ये NaHSO3 और H2O के साथ जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे सिन हाइड्रोक्सिलेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आई? yes. अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट की यील्ड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लिख लो, विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, with osmium tetroxide excellent yield of product is obtained, excellent yield of product is obtained with osmium tetroxide, excellent yield of product is obtained। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते। अगर हमें सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो फ्रीक्वेंटली बेयर्स रिएजेंट को यूज किया जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज अ कॉस्टली सब्सटेंस। एक प्रॉब्लम यह है, महंगा है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यह टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते बिकॉज ये कॉस्टली सब्सटेंस है और ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है। इस बात को नोट करो, लिख लो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड is not used frequently, osmium tetroxide is not used frequently because it is a costly substance, it is a costly substance and toxic in nature, and toxic in nature। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख लो, अगर आपने सिस फॉर्म एल्किन का लिया, सिस फॉर्म एल्किन का लिया, सिन एडिशन कराया तो मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बनेगा CSN। ठीक है, MSC CSN।
MSC कब? एलिमिनेशन। CSM कब? एडिशन। सिस फॉर्म, सिन एडिशन, मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। मीजो फॉर्म, सिन एलिमिनेशन, सिस फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब आप लिखो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन क्या है भाई? अगर दोनों OH ग्रुप डबल बॉन्ड के अक्रॉस अपोजिट साइड से अटैच होते हैं तो रिएक्शन को एंटी हाइड्रोक्सिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे एंटी विस डाइऑल का फॉर्मेशन होगा। एंटी विस डाइऑल का फॉर्मेशन। अब देखो इसके लिए हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं। तो 3 रिएक्शंस, कुल मिला के 4 रिएक्शन है जिनके थ्रू यही प्रोडक्ट बनते हैं। जिनमें से 3 में आप देखोगे इपॉक्साइड को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग तरीके से इपॉक्साइड बनाते हैं, फिर इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करा करके ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बस इपॉक्साइड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो समझना है। लास्ट स्टेप सब में कॉमन होगा। तो अब यहां पे देखो, लिख लो ये reagent used for anti-hydroxylation. Reagent used for anti-hydroxylation are reagent used for anti-hydroxylation are reagent used for anti-hydroxylation are नंबर 1। देखो एल्कीन को, अब मैं सीधे रिएक्शन लिख रहा हूं। एल्कीन को हमने ट्रीट किया ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट नहीं, ड्राई। ड्राई Ag2O के साथ हीट किया। तो जब हम इसको ड्राई Ag2O के साथ हीट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाता है। तो यहां पे साइक्लिक ईथर बन जाता है बेटा। इपॉक्साइड, ठीक है, इपॉक्साइड बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करें। H2O एंड H पॉजिटिव और H2O एंड OH नेगेटिव दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो। एसिड हाइड्रोलिसिस भी कराया जा सकता है और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कराया जा सकता है। तो क्या होगा अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं? तो यहां पे इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, जब एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना तो मैकेनिज्म होती है SN1, और जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मैकेनिज्म होती है SN2। बाकी इसका डिटेल चैप्टर के एंड में देखेंगे ईथर के साथ। एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ मैकेनिज्म क्या होती है? SN1। और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के साथ मैकेनिज्म क्या होती है? SN2। वैसे इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी विस डाइऑल बनाने के लिए ना इसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बेटर है। यहाँ पे बेटर यील्ड कौन देगा? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। बट एसिड हाइड्रोलिसिस भी यूज कर सकते। ये पहला मेथड क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्कीन, एल्कीन को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करने पे क्या बन गया? इपॉक्साइड। और फिर इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करा दिया तो उससे एंटी विस डाइऑल बन जाता है। अब जरा दूसरा मेथड देखो।
मैंने बोला बस इपॉक्साइड फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होगा, लास्ट स्टेप सब में कॉमन है। एल्कीन लिया, एल्कीन को पर ऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एल्कीन को हम यहां पे ट्रीट कर सकते हैं H2O2 और BF3 के साथ, और हम यहां पे यूज कर सकते हैं पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड को यूज कर सकते हैं, या MCPBA को कंसिडर करते हैं। MCPBA क्या होता है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। यहीं पे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, MCPBA हो गया, ठीक है। ये जो पर बेंजोइक एसिड आप देख रहे हो, इसी के मेटा पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरीन लगा दो तो MCPBA हो गया। फुल फॉर्म याद रखना, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो H2SO5 को, ये इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल्स एसिड को भी यूज कर सकते हो, H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप इनके साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये H2SO5 है, कैरोज एसिड। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आप देख रहे हो इन सब में, वही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाता है, इपॉक्साइड बन जाएगा इससे। और फिर उसके बाद इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिड और एल्कलाइन। तो दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड से ऐड होते हैं। दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड से ऐड होते हैं, ठीक है। एंटी विस डाइऑल बन जाएगा। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये सेकंड वाली रिएक्शन, इसको प्रिलेस्चेव रिएक्शन बोलते हैं। प्रिलेस्चेव रिएक्शन। पायरोलिसिस ऑफ जैनथेड को क्या बोलते हैं? चुगेव रिएक्शन, CHUGAEV। पायरोलिसिस ऑफ जैनथेड को चुगेव रिएक्शन बोलते हैं। अब जरा देखो तीसरा मेथड। अब इसमें क्या है? एल्कीन लिया, एल्कीन को हाइपोहेलस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो हाइपोहेलस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो अभी आपने देखा क्या बन जाएगा? ये X और OH अपोजिट साइड से अटैच हो जाते हैं। अब इसके बाद इसको एल्कैली के साथ ट्रीट करते हैं। एल्कैली के साथ ट्रीट करेंगे, देखो क्या होगा, ये जो OH है ये इंट्रामोलिकुलरली इस पे अटैक करेगा, और फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसको OH नेगेटिव रिमूव कर लेगा। अब देखो यहां से क्या बन गया बेटा? इपॉक्साइड बन गया।
और फिर क्या करेंगे? एसिड और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हुआ क्लियर? एक मेथड इन तीनों से डिफरेंट है, उसमें भी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ही होता है। क्या हुआ फिर से? अब एक जैसी जो रिएक्शन है ना, वो अगर एक साथ लिखी हो तो याद रखना आसान होता है। नंबर 4, एल्कीन है। एल्कीन को पहले आयोडीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में ट्रीट किया, क्या होगा? आयोडीन का एडिशन होगा। बहुत लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत वीक होता है। ठीक है, तो दोनों आयोडीन जो है वो अपोजिट साइड से अटैच हो जाते हैं, एंटी विस डाई आयोडाइड बन जाएगा। एंटी विस डाई आयोडाइड। अब क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं सिल्वर एसिटेट के साथ। सिल्वर एसिटेट क्या होगा? सिल्वर आयोडीन रिमूव कर लेगा और आयोडीन की जगह पे ये एसिटेट आ जाएगा। OCOCH3, OCOCH3, AgI प्रेसिपिटेट आउट हो गया। ठीक है, और फिर इसकी करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। ये एस्टर है ना, तो हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसकी। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे डीएस्टरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाएगा और दो OH ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड से अटैच हो। ये समझ में आ गया? कुल मिलाकर के 6 रिएक्शन ये डिस्कस हो गई। 4 तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन और 2 सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक एलाइलिक ऑक्सीडेशन बता दिया। 7 हो गई। तो आज तो यही 7 रिएक्शन डिस्कस हुई, और कोई बताएगा? अभी तो 7 रिएक्शन ही डिस्कस किया ना, नई रिएक्शन। चलो अब और आगे बढ़ते हैं भाई। एक रिएक्शन और है यहाँ पे, देखो, परकिंस एडिशन। परकिंस एडिशन।
परकिंस एडिशन, देखो परकिंस एडिशन में क्या करते हैं, लिख लो, व्हेन एल्कीन, व्हेन एल्कीन is treated with, when alkene is treated with formaldehyde along with HCl, when alkene is treated with formaldehyde along with HCl and ZnCl2, when alkene is treated with formaldehyde along with HCl and ZnCl2 followed by hydrolysis, then isolated diol is obtained. Isolated diol is obtained. Isolated diol is obtained. अब देखो यहाँ पे हमारे पास इथीन है, ठीक है, इथीन को ट्रीट किया फॉर्मल्डिहाइड HCl और क्या ZnCl2 पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में कराते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो इससे बन जाता है यहाँ पे CH2OH CH2 CH2OH, आइसोलेटेड डाइऑल बन जाता है। अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, सबसे पहले ये फॉर्मल्डिहाइड, इसके साथ HCl और क्या ZnCl2, ठीक है, ये क्लोराइड आयन अटैच हुआ जिंक के साथ, ये हाइड्रोजन अटैच हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बन गया HCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और क्या बन गया ZnCl3 नेगेटिव। ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक बात याद रखना कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसके अल्टरनेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हमेशा उसका जो अटैक होगा ना वो लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, इसमें ये वाला मोर स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल, अटैक इसका हमेशा लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग। अब ये अटैक करेगा कहाँ पे, एल्कीन के ऊपर, ठीक, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा और फिर ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा। ये बन गया, ठीक है। अब इस पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर यहाँ से H पॉजिटिव फ्री हो जाएगा, पहले प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, वो H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, इससे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने दो स्टेप को एक साथ लिख दिया। आइसोलेटेड डाइऑल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड परकिंस एडिशन। वैसे परकिंस नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, एक ये है और एक परकिंस कंडेंसेशन, वो ज्यादा फेमस रिएक्शन, ठीक है। परकिंस एडिशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, परकिंस कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है भाई। अब देखो, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए भी आपने कुछ रिएक्शन को कंसीडर किया है, तो लिख लो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ तो आपको सब कुछ पता ही है। क्या करते हैं भाई, एल्काइल हैलाइड को एक्वस एल्काली के साथ और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ और एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, ट्रीट करेंगे, क्या बन जाएगा, ROH। बेस्ट यील्ड कौन देता है, सबसे अच्छी यील्ड इन तीनों में कौन देता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ सबसे अच्छी यील्ड मिलती है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ मैकेनिज्म क्या है, SN1। अब देखो, अब मैं कुछ नई रिएक्शन डिस्कस करूं, ठीक है, वैसे तो सब नई ही थी, ये वाली पुरानी। तो अगर हमें एल्कोहल बनाना है एल्काइन से, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्काइन, लिख लो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन। तो देखो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हमने यहां पे मेटल एल्काइनाइड को यूज किया, मेटल एल्काइनाइड, ये तो आपने देखा होगा, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट कराया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसको रिएक्ट कराया। अब देखो ये है न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो ये अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ये मेटल एल्कोक्साइड बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसका एसिडिफिकेशन करा दो, ठीक है। जैसे मान लो अमोनियम क्लोराइड के साथ हमने इसको ट्रीट कर दिया, स्लाइटली एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यूज करोगे ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड पे भी अटैक होने लगेगा, H पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करने लगेगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहाँ OH लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्लाइटली एसिडिक मीडियम यूज करते हैं।
तो क्या प्रोडक्ट बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड C OH। ये जिस कार्बन पे OH है ना, ये प्रोपार्गिलिक कार्बन बोला जाता है, प्रोपैर्गिलिक कार्बन। तो ये प्रोपैर्गिल एल्कोहल हो गया। जैसे एलाइल होता है, एलाइलिक कार्बन होता है, वैसे प्रोपैर्गिलिक कार्बन बोला जाता है। अच्छा, अब देखो, आप यहाँ पे जो एल्कोहल बना रहे हो ना, ये एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है। कैसे? अगर आप यहां चाहते हो प्राइमरी एल्कोहल बन जाए, प्राइमरी प्रोपैर्गिलिक एल्कोहल, प्राइमरी प्रोपैर्गिलिक एल्कोहल अगर आप बनाना चाहते हो, मतलब आपको इन दोनों पोजीशन पे क्या चाहिए? हाइड्रोजन। और आपको पता है ये पार्ट कहां से आया है? कार्बोनिल ग्रुप से ही तो आया है। ये जो पार्ट ऐड हुआ है ये कहां से आया? कार्बोनिल ग्रुप से आया ना। तो आप यहां अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज कर लो तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, कीटोन टर्सरी अल्कोहल बनाते हैं। लिख लो इस बात। देखो, इन दिस रिएक्शन formaldehyde, in this reaction formaldehyde gives primary alcohol. In this reaction formaldehyde gives primary alcohol. Other aldehyde gives secondary alcohol. Other aldehyde gives secondary alcohol. In this reaction formaldehyde gives primary alcohol. Other aldehyde gives secondary alcohol, whereas ketone gives tertiary alcohol. Ketone gives tertiary alcohol. ये क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर आप एल्काइन से एल्कोहल बनाना चाहते हो, एक रिएक्शन और है एल्काइन से एल्कोहल बनाने का। आप इसी में पहले को 1 लिख दो, अब ये 2। जैसे हमारे पास मेटल एल्काइनाइड है, हमने इसको इपॉक्साइड के साथ ट्रीट किया। इपॉक्साइड के साथ ट्रीट किया। यहां पे SN2 अटैक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेन, ये न्यूक्लियोफाइल इस इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा। कौन सा अटैक है? SN2। ये वाला कार्बन मोर हिंडर्ड है, ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना, वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से ये रिंग ओपन हो जाएगी। ये बन गया। और फिर क्या है भाई, इसको H2O और NH4Cl के साथ ट्रीट कर लो। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो एल्कोहल बन रहा है इसमें OH ग्रुप प्रोपैर्गिलिक कार्बन पे नहीं आ रहा है,
बल्कि उससे एक कार्बन और आगे आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये प्रोपैरगिलिक अल्कोहल नहीं बोला जाएगा। प्रोपैरगिलिक कार्बन ना ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को। तो एल्काइन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो ये दो रिएक्शन है। एक तो आप मेटल एल्काइनाइट, पहले एल्काइन से मेटल एल्काइनाइट बना लो। मेटल एल्काइनाइट बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, एल्काइन को सोडामाइड के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है, या सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट कर देते तो वो एसिडिक हाइड्रोजन उसका रिमूव होकर के वहां सोडियम आ जाता है। अब फिर उसके बाद उसको आप कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करा दो तो प्रोपैरगिलिक अल्कोहल बन जाएगा। अगर इपॉक्साइड से आप ट्रीट करोगे तो बी अल्कोहल बनेगा, बट वो प्रोपैरगिलिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब एक कार्बन और आगे जाकर के वो OH ग्रुप अटैच होता है। अब देखो, अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल बनाना है तो एक रिडक्शन मेथड भी, कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन को आप रिड्यूस कर दो तो एल्कोहल बन जाता है। तो लिख लो नेक्स्ट मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब जरा देखो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन, एनसीईआरटी निकालो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी एनसीईआरटी में गिवन है। देखो, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ये सेकेंड रिएक्शन जो लिखी हुई है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें बोले बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हैं, मींस निकल और हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम हाइड्रोजन, प्लैटिनम हाइड्रोजन, ये भी यूज कर सकते हैं। The usual catalyst is a finely divided metal such as platinum, palladium or nickel. It is also prepared by treating aldehyde and ketone with sodium borohydride. अच्छा, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये हाईली स्पेसिफिक है। NaBH4 जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत कम ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करोगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिक है। The usual catalyst is a finely divided metal such as platinum, palladium or nickel. It is also prepared by treating aldehydes and ketones with sodium borohydride or lithium aluminum hydride. Aldehydes yield primary alcohol whereas ketone give secondary alcohol. ठीक है, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो आपने क्या हेडिंग नोट किया था भाई, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें लिखो, लिखो व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड, when carbonyl compound undergo reduction, when carbonyl compound undergo reduction with suitable reducing agent, with suitable reducing agent, such as nickel or palladium or platinum, nickel or palladium or platinum,
निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम along with हाइड्रोजन, और with सोडियम बोरोहाइड्राइड, और with सोडियम बोरोहाइड्राइड, और with lithium aluminium hydride, with lithium aluminium hydride, with lithium aluminium hydride, then alcohol is obtained. Then alcohol is obtained. Then alcohol is obtained. ठीक है, लिखो सोडियम बोरोहाइड्राइड. Sodium borohydride is most suitable reducing agent for this purpose. Sodium borohydride is most suitable reducing agent for this purpose. As it is highly specific, as it is highly specific, as it is highly specific for reduction of carbonyl compound, as it is highly specific for reduction of carbonyl compound. अच्छा, आप देखो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप के कंजुगेशन में कोई डबल बॉन्ड हो, मतलब अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ठीक है, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है तो आप निकेल और हाइड्रोजन या पैलेडियम और हाइड्रोजन या प्लेटिनम और हाइड्रोजन यूज करोगे तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये तो एल्कीन को एल्केन में वैसे ही कन्वर्ट करते हैं, और साथ में ये कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करेंगे. बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो, मल्टीपल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है वो अनअफेक्टेड हो, ठीक है, इसके लिए सुटेबल है सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को किसी भी कंडीशन में रिड्यूस नहीं करता. समझा रहा है? लिथियम कुछ भी डालो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक पर्टिकुलर कंडीशन में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, नॉर्मली नहीं करता, लेकिन एक सिचुएशन में करता है. कब? जब कार्बोनिल ग्रुप और जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है उसके एक साइड में कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे साइड में कोई कंजुगेटेड सिस्टम जैसे बेंजीन रिंग, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का भी रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करा देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बता रहा हूं, ठीक है. तो अब आपको जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में नोट करना है. देखो, जैसे हमने कंसीडर किया है कार्बोनिल कंपाउंड. अब कार्बोनिल कंपाउंड से हमें क्या बनाना है बेटा? एल्कोहल. अब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन. ये क्या हो गया? कैटालिटिक रिडक्शन. और क्या यूज कर सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है. और क्या यूज कर सकते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. और क्या यूज कर सकते हैं? सोडियम एंड इथेनॉल को भी यूज कर सकते हैं. ये सोडियम और इथेनॉल के साथ यहां पे रिएक्शन क्या बोली जाएगी? वोवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन. बताया था ना कि सिर्फ साइनाइड को जब ये रिड्यूस करने के लिए यूज होता है तो मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं. बाकी कहीं भी अगर ये यूज किया जाए सोडियम और इथेनॉल तो क्या बोलते हैं उसको?
गोवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। तो ये यूज किए जा सकते। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स भी आप यहां पे देख लो। जैसे हमने कंसीडर किया CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ये इसको बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड, कॉमन नेम। क्रोटोनल डिहाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसको हम अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। अगर हमने इसको ट्रीट किया निकेल प्लस हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है ये पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन के साथ भी, तो निकेल प्लस हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा भाई? एक कार्बन ज्यादा हो गया। ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसको ट्रीट किया NaBH4 के साथ, NaBH4 के साथ ट्रीट करने पे ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड अफेक्टेड नहीं होगा। अगर हम इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो भी डबल बॉन्ड अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चेंज करते हैं। हमने यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा, अब इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, CINNAMALDEHYD, सिनेमल्डिहाइड बोलते हैं। अब सिनेमल्डिहाइड को इन्हीं से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहां पे बन जाएगा ब्यूटेनॉल, यहां पे बन जाएगा ब्यूटिनॉल, और इसमें बन जाएगा ब्यूटेनॉल। नहीं, ब्यूटेनॉल कहां से बनता है? ना ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है, ये रेयर पॉसिबिलिटी है, समझ लेना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना वो डबल बॉन्ड को नॉर्मली रिड्यूस नहीं करता। इससे पहले वाले केस में भी डबल बॉन्ड था, लेकिन वहां पे डबल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने रिड्यूस नहीं किया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला।
अब बात आती है ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म में ये LiAlH4 के साथ जो रिएक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे हमने कंसीडर किया है AlH4 नेगेटिव, AlH4 नेगेटिव, और इसके साथ है कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको पूरा रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट देने वाला, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी लिस्ट, वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, किन को रिड्यूस नहीं करते, वो पूरा डिटेल जो है आपको दूंगा। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी पूरी लिस्ट आपको दूंगी। तो अब देखो क्या होगा, यहां से H नेगेटिव रिलीज होता है, ये H नेगेटिव रिलीज करता है, और ये H नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर जाएगा, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन। तो इससे क्या बन गया भाई, एल्कोक्साइड आयन बन गया, और इधर ये क्या बन गया, AlH3। AlH3 बन गया, ठीक है। ये है ल्यूइस एसिड, ये क्या है, ल्यूइस बेस, ये इससे अटैच हो जाएगा। ये बन गया, फिर से एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये फिर एक कार्बोनिल कंपाउंड पे हाइड्राइड के थ्रू अटैक करेगा, और फिर वो ऑक्सीजन के थ्रू इस एल्युमिनियम से अटैच हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं इसी स्टेप, दो स्टेप को एक साथ लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो ग्रुप अब अटैच हो गए ना ट्वाइस। अभी भी देखो एल्युमिनियम से दो हाइड्रोजन अटैच है, क्या होगा, ये फर्दर अटैक कर सकता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस AlH नेगेटिव। ऐसे ही ये फिर से कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा। जब तक सारे हाइड्रोजन एल्युमिनियम से जो अटैच है वो वहां से रिमूव नहीं हो जाते, तब तक ये अटैक चलता रहेगा। यानी कि एक LiAlH4 कितने कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, 4 को रिड्यूस करेगा। एक मोल यूज करोगे ना तो 4 मोल का रिडक्शन कराएगा। प्राइस नहीं, 4 होना चाहिए। ये बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं।
एसिड और एल्कलाइन दोनों हो सकती है। तो हाइड्रोलिसिस कराते तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ 4 एल्कोक्साइड ग्रुप अटैच है, ये एल्कोक्साइड ग्रुप अब एक एक करके यहां से डिटैच हो। ठीक है, तो आप अगर इसको देखो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहां पे आएगा H और यहां आएगा OH। समझ में आया? एल्युमिनियम वाले साइड में OH और एल्कोहलिक साइड में H। अब आप देखो किस तरीके से जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल एल्कोहल का फॉर्म होगा, एल्कोहल के 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, एल्कोहल के 4 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे और क्या बन जाएगा, प्लस AlOH 4 नेगेटिव बनेगी, AlOH 4 नेगेटिव। मैंने तो यहाँ पे अभी एक एल्कोक्साइड के साथ जो बॉन्ड था उसको ब्रेक करके दिखाया ना, ऐसे तो 4 बॉन्ड है, तो 4 OH उससे अटैच होंगे, तो AlOH 4 नेगेटिव बनेगा और प्लस 4 मॉलिक्यूल एल्कोहल का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे LiAlD4 यूज करिए, LiAlH4 नहीं, LiAlD4 यूज करिए और उधर T2O यूज कर दिया। जब घुमाते ना क्वेश्चन में यही सब काम करते उठपटांग, LiAlD4 और वाटर नहीं T2O। तो इसका मतलब एक जगह ड्यूटेरियम अटैच होगा और एक जगह ट्रिटियम अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप के अक्रॉस 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो अब यहां पे एक जगह पे ड्यूटेरियम आएगा, एक जगह पे ट्रिटियम आएगा, अब आपको डिसाइड करना होगा कहां ड्यूटेरियम आएगा कहां ट्रिटियम आएगा। ये जो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हुआ वो कहां से है, फ्रॉम LiAlH4। जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हुआ वो कहां से आ रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया। मैकेनिज्म को देखो, वो हाइड्राइड आया नहीं तो आकर के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हुआ वो LiAlH4 से आ रहा है और ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच हुआ हाइड्रोलिसिस से आ रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बस ये 1 मिनट, लास्ट इंफॉर्मेशन, इससे डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जैसे हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अब इस कार्बोनिल कंपाउंड को पहले ट्रीट किया LiAlD4 के साथ, ठीक है, और फिर हमने इसको ट्रीट किया T2O के साथ, T2, ठीक। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, यहाँ पे इधर आ गया ड्यूटेरियम और इधर आ गया ट्रिटियम। ठीक है, तो अब जो कल की क्लास आपकी होनी है, कल वाली क्लास में मैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट की पूरी रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूं, उसमें अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स भी। तो कल अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगे।